थे कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या कवर किया था, और फिर आज जो है इस टॉपिक को खत्म करके कंपाउंड इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, आई थिंक इस बैच में पहली बार तो टाइप नंबर 6 जो मिक्सचर एंड एलिगेशन था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका था। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल हम लोगों ने क्या क्या चीजें कवर की थी। तो सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहली बात तो टर्म्स क्या क्या थे, सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स क्या क्या थे। प्रिंसिपल था, रेट था, नंबर ऑफ ईयर था, टाइम हो गया, अमाउंट था और इंटरेस्ट था। ठीक है, प्रिंसिपल पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 किसका फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का। और अमाउंट का फॉर्मूला मैंने अगर आपको पूछा तो आप बोलोगे प्रिंसिपल प्लस प्लस इंटरेस्ट। आई थिंक यूनिटरी मेथड भी हम लोगों ने देखा था, जो कि आज के लेक्चर में काफी काम में आया, कि मॉर्निंग का जो बैच है वहां पे उन्होंने देखा कि करके यूनिटरी मेथड कितना काम में आया। फिर लास्ट लेक्चर में वो फर्स्ट पार्ट था, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोग कोई नया मेथड सीख रहे थे, तो आई थिंक शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन, बट अब मेरे ख्याल से आप जब उसको कंटिन्यू करोगे तो काफी यूजफुल रहेगा वो। कौन कौन नहीं आया था, आप नहीं आए थे क्या लास्ट लेक्चर? आप भी नहीं आए थे, आपका फर्स्ट लेक्चर है ये, और आपका फर्स्ट लेक्चर है। ठीक है, तो आपका नहीं है ना फर्स्ट लेक्चर, तो चीजें थोड़ी सी बाउंस बैक जाएगी कि हम लोगों ने ऑलरेडी टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, ये इसका सेकंड पार्ट है और आज हम लोग इस टॉपिक को जो है फिनिश करने की कोशिश करेंगे। फिर हम लोग जब टॉपिक के ऊपर आए तो टाइप नंबर 1 में क्या हम लोगों ने देखा, फॉर्मूला लगाना था, बेसिक क्वेश्चन था। आपको जस्ट ये देखना था कि किस चीज की वैल्यू कौन से टर्म को डिनोट कर रहा है, प्रिंसिपल के बारे में बात कर रहा है वो, अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ ईयर, किसके बारे में बात कर रहा है, और फिर आप फॉर्मूला लगा देते। टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3 दोनों एक ही था। कौन सा था, उसमें क्या देखा था हम लोगों ने, वेरी गुड, वैल्यूज आपको फ्रैक्शन में दी जाती थी। आपको कंपैरिजन जो है डायरेक्टली नहीं, थोड़ा सा इनडायरेक्टली, ये अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है। ठीक है, इनडायरेक्टली जो है वो आपको वैल्यूज जो है कंपैरिजन किया जाता था। कभी कभी आपको परसेंटेज में भी दिया जा सकता है कि जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल का 25% ज्यादा हो गया 4 साल के बाद। ये क्वेश्चन हमने देखा नहीं, बट इस तरीके से कंपैरिजन हो सकता है कि अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल का 50% ज्यादा हो गया। मतलब प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। प्रिंसिपल अगर 100% है तो अमाउंट जो है 150% हो जाएगा, जिसको लगने में 2 साल 3 साल जो भी डेटा रहेगा वो कंपैरिजन जो है कैसे भी किया जा सकता है। टाइप नंबर 2 एंड टाइप नंबर 3 अमाउंट प्रिंसिपल का कंपैरिजन और प्रिंसिपल इंटरेस्ट का कंपैरिजन। तो आपको जो है थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा कि कंपैरिजन किन टर्म्स के बीच में हुआ है। अगर आपने टर्म्स को गलत आइडेंटिफाई किया तो बात वहीं पे खत्म। फिर हम लोग आते हैं टाइप नंबर 3 टाइप नंबर 4 पे। उसमें हम लोगों ने क्या चीज, सॉरी, टाइप नंबर 4 एंड टाइप नंबर 5 क्या चीज उसमें हम लोगों ने देखा, वैल्यूज, यूनिटरी मेथड। बट किस टाइप का क्वेश्चन था वो, जिसमें आपको वेरी गुड डिफरेंस दिया होता था कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, कि सर 2 साल का अलग अमाउंट है, 4 साल का अलग अमाउंट है, तो उनके बीच जो डिफरेंस है वो ऑफकोर्स कौन सा डिफरेंस होगा, वो इंटरेस्ट का ही डिफरेंस होगा। तो कभी कभी आपको वो डिफरेंस के प्रोसेस में प्रिंसिपल दिया जा सकता है, कभी कभी वो डिफरेंस के प्रोसेस में आपको अमाउंट दिया जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि वो क्या दिया है। टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 में यही छोटा सा फर्क था कि एक जगह अमाउंट दिया था, एक जगह प्रिंसिपल दिया, बट सर्टेन टाइम पीरियड का जो डिफरेंस था वही, और डिफरेंस जो होता है वो इंटरेस्ट का होता है। तो उन्होंने उसको कंपेयर करके जो है आंसर निकाला, और उसी में उन्होंने यूनिटरी मेथड देखा, जिसमें प्रिंसिपल की यूनिट जो होती है वो हमेशा क्या होती है, 100, ऑलवेज 100, 100 उसका कांस्टेंट होता है। अगर मैं आपसे इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट का अगर यूनिट पूछूं तो आप उसका यूनिट कैसे बताओगे, एन इंटू आर। रेट जो है वो आपका साल के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दो, टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको इंटरेस्ट का यूनिट मिल जाता है। और अमाउंट का यूनिट कितना होता है, 100 प्लस एन इंटू आर, बिकॉज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है अमाउंट। ठीक है, फिर एक हम लोग लास्ट में जाते हैं, टाइप नंबर 6 भी हमने कवर किया। क्या था उसमें, मिक्सर एंड एलिगेशन का एक स्ट्रक्चर था जो कि एक्स पैटर्न में था, जो कि आज मैंने मॉर्निंग 7 to 9 बैच वालों को भी कवर किया मैंने। और एक्स जो पैटर्न था उसमें 3 प्लेसेस होते थे, कुछ याद है? नहीं, एबीसी नहीं, पहला प्लेस डिनोट करता था इंडिविजुअल चीजों के बारे में, बॉयज अलग है, गर्ल्स अलग है,
दूध अलग है, पानी अलग है, ठीक है। एक लोगों को मैंने अलग रेंट पे कुछ दिया है, एक लोगों को अलग रेंट पे दिया है, तो ये अलग अलग चीजें हो गई। तो वो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। मान लो कि बॉयज और गर्ल्स को, एक बॉयज को मैंने 10% के रेट पे इंटरेस्ट दिया है और दूसरे वाले को मैंने दिया है, गर्ल्स को, बॉयज को मैंने 10% के रेट पर दिया और गर्ल्स को मैंने 20% के रेट पर दिया, ठीक है। दोनों को अलग अलग अमाउंट, दोनों को अलग अलग रेट में मैंने कुछ पैसा जो है उधार में दिया। फिर जब मुझे रिटर्न में पैसा मिला, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो मेरा 12% का आया। तो जो सेकंड वाली जो प्लेस है, पहला जो प्लेस है वो इंडिविजुअल चीजों के बारे में, दूसरा जो जगह है वो मिक्सचर के बारे में। जब मैं दो चीजों को मिक्स कर दूं, बॉयज और गर्ल्स हो गए स्टूडेंट, मिल्क और वाटर बन गया एक मिक्सचर, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग जो है वो दोनों को मिला के जो टोटल अमाउंट आपका बना, तो मिक्सचर। और तीसरी जो जगह होती थी वो हम लोग वैसे ढूंढते कैसे थे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर। आपको आंसर जो है हमेशा इधर रेशियो के फॉर्म में मिलेगा, बट ये रेशियो एक्चुअली होगा किसका, रेशियो एक्चुअली क्या होता है, हाँ हाँ, बट उनका क्या है, ये बॉयज और गर्ल्स का क्या है, ये टोटल है। इंसर्ट आप यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हो कि कितने बॉयज या कितने गर्ल्स, कितना लीटर दूध या कितना लीटर पानी, कितना पैसा आपने सर इसको दिया और कितना पैसा आपने इसको दिया, ये क्वांटिटी के बारे में जो है वो मुझे लास्ट वाली प्लेस जो है बताती है, बट इन द फॉर्म ऑफ रेशियो। आपको कभी भी ओरिजिनल वैल्यू नहीं बताएगा ये। मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 5,000 रुपए कर्जा दिया था, तो 5,000 में से 4,000 जो है मैंने इसको दिया था और 1,000 जो है मैंने इसको दिया था, क्योंकि 4:1 का जो है वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है हुआ। तो आई थिंक टाइप नंबर 6 तक हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर किए। आप अगर रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये सारे टाइप आपके दिमाग में इतने अच्छे से बैठ जाएंगे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आए तो आप विद इन 20, 25, 30 सेकेंड के अंदर जो है चीजों को सॉल्व कर पाओगे। और मेन हम लोग का टारगेट जो है हमेशा वही रहता है। तो बढ़ते हम लोग टाइप नंबर 7 की तरफ। टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1, डेटा आपको किस तरीके से प्रोवाइड किया गया है। तो चलो यहाँ पर टाइप नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1 में डेटा आपको क्या दिया है सबसे पहले, हाँ कहाँ, हाँ ₹8,000 क्या है आपका, पीडीएफ, पीडीएफ, पीडीएफ डाउनलोड कर लो जरा, पीडीएफ डाउनलोड कर लो। चार्जिंग है मोबाइल में, मोबाइल में चार्जिंग है, ये मेरे लेक्चर में चार्जिंग खत्म हो जाते हैं बच्चों के। ट्राई करो एक ही मोबाइल से दो लोग देखें। तो चलो सबसे पहले आपने 5,000 बोला, 5,000 क्या है आपका, 8,000 क्या है, 8,000, 8,000 क्या है, टोटल अमाउंट है, बोरो किया है, प्रिंसिपल होगा। ये क्या है आपका 8,000। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यू को रिकॉग्नाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैल्यू रिकॉग्नाइज करने में अगर मिस्टेक हुआ तो सॉल्व करने की बात तो दूर की रही। ठीक है ना, सेटल हो गया ना। चलो आगे कंटिन्यू करो, आगे क्या दिया है, 6%, 5 साल के लिए उसने दिया है, मतलब इसका जो वैल्यू है वो उसने 6% दिया है 5 ईयर के लिए। और आगे अगले 3 साल के लिए उसने 8% की रेट पर दिया है। और आगे तो एट द रेट ऑफ 10%, बट कितना टाइम लिखो यहाँ पर, 8 ईयर्स लिख दूं क्या मैं, तो बियॉन्ड 8 ईयर मतलब कितना टाइम है मेरे पास, 10% के रेट पे कितना टाइम उसने मुझे दिया। तो आप क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ लोगे तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ो आगे। 4 ईयर, क्योंकि टोटल उसमें आपके मोबाइल नहीं है तो निकालो, आप ऐसे देखोगे तो फिर क्या समझेगा वो। तो पीडीएफ ओपन कर लो फटाफट। टाइप नंबर 7 पे हम लोग, टाइप नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 1। तो आई थिंक उस क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि टोटल आपके पास 12 साल है,
8 साल आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, और 8 साल के ऊपर बियॉन्ड 8 ईयर्स जो है वो आपको 10% के रेट पर दिया है, टोटल 12 है, तो बचा हुआ जो टाइम रहेगा वो 4% रहेगा। तो अभी यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो वही बात है कि आपको प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर, प्रिंसिपल इंटू एन इंटू आर, फिर तीनों को प्लस कर दोगे आप। बट इससे ज्यादा बेटर वे जो है हम लोग का यूनिटरी मेथड होता है। ठीक है, यूनिटरी मेथड से आप चीजों को और ज्यादा सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले तो ये पूछूंगा आपको कि ये जो 8000 वैल्यू है, क्योंकि क्वेश्चन में एक ही वैल्यू दी गई है, वो 8000, 8000 क्या है, क्या होगा, बोलो, मुझे भी आता हो, नहीं आता ना मुझे। ठीक है, मेरा भी टाइम आएगा। चलो 8000 क्या है वैसे आपका, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल का यूनिट हमेशा 100 कांस्टेंट होता है, तो ये हो गया 100। ये कौन है, ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल का यूनिट है, ये प्रिंसिपल की वैल्यू है। चलो क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, पूछा क्या गया है आपको, इंटरेस्ट आपको पूछा है, बट इंटरेस्ट जो है वो आपका टोटल इंटरेस्ट है, मतलब मुझे सिर्फ इसका नहीं, मुझे तीनों का टोटल पूछा है। तो मैं यहाँ पर यूनिट कितना लिखूं, आप अच्छी तरीके से जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट हम लोग कितना लेते हैं। क्या करना पूछ रहे हो अभी, तो चलो अगर आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट का जो यूनिट होता है वो सर आर इंटू एन करके बनता है, तो अगर मैंने आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो टोटल इसका यूनिट कितना लिखोगे आप। पूरा प्लस कर दूंगा, बिकॉज सर पहले वाले केस में आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5 6 30 हो जाएगा। 30 यूनिट लिखूंगा मैं, क्योंकि मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट का क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, यूनिट लिख रहा हूँ। और आप यूनिट कैसे निकालते हो, आर इंटू एन करके, एन मतलब टाइम। सेकेंड वाले केस में 24 यूनिट हो जाएगा, और थर्ड वाले केस में कितना हो जाएगा, 40 यूनिट जो हो जाएगा वो आपका सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट हो जाएगा। और अगर मुझे टोटल सीआई निकालना है, ऐसा ही निकालना है, तो टोटल का मतलब कितना हो जाएगा, वो आपका 94 हो जाएगा। 94 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आप आई थिंक बस ये एक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आपको आंसर जो है इजीली मिल जाएगा। अगर मैं इसको कट करूं, डबल जीरो कैंसिल, 8 4 चलो एक जीरो है, ऑलरेडी जीरो लिख दे रहा हूँ। 8 4 कितना, 32, 8 9 72 प्लस 3, तो आपको टोटल एस आई कितना मिला है आपको, इन टोटल 12 सालों में 7520 रुपीज जो है आपको मिला। अगर आप क्वेश्चन पीडीएफ का सोल्यूशन देखोगे तो वैसे भी आपको जो है चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नजर आएगी, थोड़ा सा लेंदी, बट अगर आप यूनिटरी मेथड जानते हो, उसकी वैल्यू अच्छी से पहचान रहे हो, तो आई थिंक चीजें थोड़ी ज्यादा सिंपल हो सकती है। फॉर्मूला वो बेसिक वाला फॉर्मूला है, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो है उसका बेसिक फॉर्मूला देख रहे हो पीडीएफ के अंदर, वो फॉर्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेसिक वाला ही है। बट कैसा है, फिर भी उसका जो इक्वेशन बना है वो आई थिंक थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा आपका। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले दोबारा एक बार आराम से पढ़ना, कोई रश नहीं है। हम लोग टाइप नंबर 7 में एक्चुअली किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो, थोड़ा सा ध्यान दो। नाइन्टी फोर, इन तीनों को मैं प्लस कर दूंगा तो फिर वो 94 हो जाएगा।
हेलो। हाँ बोलो ना। यस सर। सर, ये आपने जो यूनिट लिखा हुआ है ना, उसमें फर्स्ट क्या हाँ, लिखा हुआ है? फर्स्ट यूनिट जो के लिखा है नीचे। मैंने प्रिंसिपल लिखा नहीं, है। यहाँ पर नहीं, ये क्वेश्चन जो में, क्वेश्चन में यहाँ पर ऊपर 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 सिंपल ये इंटरेस्ट ना जो ये लिखा हुआ प्रिंसिपल है। उसके आगे राइट साइड में सिंपल इंटरेस्ट। ये इसकी बात कर रहे हाँ, हो? उसके नीचे वाला, नीचे नीचे। ये। ये सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट है सारा। हाँ, फर्स्ट वाला क्या लिखा है उसके, एक्चुअली उसके ऊपर लाइट आया हुआ है ना, इसलिए दिख रहा नहीं है। 6 into 5 30, 8 into ओके। 4 24। मतलब सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट मल्टीप्लाई। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि ओके। आर इंटू एन करके बनता है, तो मैंने आर इंटू एन करके बना। एन मतलब टी, टी मतलब ओके। टाइम। अगर हम लोग जा रहे हैं तो यूनिटरी मेथड में किसको क्या मेंशन करते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके ओके, चलो चलो, सेकेंड क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर रहे हो तो टाइम और रेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको दिया हुआ है, आप अच्छे से लिख लेना। बट उसमें एक वैल्यू दी गई है, आई थिंक वो वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू क्या है पहली बात तो? 1120। ये 1120 एक्चुअली क्या है? टोटल सिंपल इंटरेस्ट की बात, ठीक है, टोटल सिंपल। कभी कभी आपको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का सिंपल इंटरेस्ट दिया जाएगा और आपको फिर उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, प्रिंसिपल आपको इस केस में ढूंढना है, मतलब जो पिछली बार आपको गिवन था वो सर्च करना है, और जो चीज पिछली बार आप सर्च कर रहे थे वो ऑलरेडी गिवन है आपको। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 4% फॉर 2 ईयर, 6% फॉर 4, एंड 8% फॉर बियॉन्ड 6। 4 फॉर 2, 6 फॉर 4, एंड 8 फॉर बियॉन्ड 6 ईयर। तो बियॉन्ड 6 ईयर का मतलब टोटल 3 आ जाएगा है। और 9 साल में से अगर आप बियॉन्ड 6 के ऊपर जाओगे तो 3 ही साल आपके पास बचे। तो आई थिंक फिर से वही बात है कि आपको सिंपल इंटरेस्ट का जो है यूनिट क्लियर कट नजर आ रहा है। आर इंटू एन करने से आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो है मिल जाएगा। फोर टू जा 8 यूनिट पहले वाले केस में, 24 यूनिट सेकेंड वाले केस में, और 24 यूनिट थर्ड वाले केस में, जो कि आपका कितना बन जाएगा टोटल? 56 यूनिट। और एक्चुअली 56 यूनिट की वैल्यू आपको 1130 आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है, 20 है। और आपको प्रिंसिपल जो है ढूंढना है, इसीलिए मैंने 100 यूनिट की वैल्यू जो है क्वेश्चन मार्क दिया है, क्योंकि प्रिंसिपल आपको ढूंढना है। और टोटल सीआई, टोटल एसआई जो है आपको मेंशन। थर्ड वाला क्या है? 6 ईयर्स है, तो थोड़ा सा फिर से आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ो कि आपको दिया है कि 8% जो है फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 ईयर। बियॉन्ड 6 ईयर का मतलब 6 साल के ऊपर जितना भी टाइम है वो, 6 साल के बाद में जितना भी टाइम बचा वो। और टोटल आपके पास 9 साल, तो 6 अगर गए तो बचे आपके पास सिर्फ 3 साल। तो जो बियॉन्ड जैसे वर्ड्स हैं, तो थोड़ा सा उसको केयरफुल रहो रीड करते टाइम से। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2000, बिकॉज 56 का डबल है ये। ठीक है, तो अननेसेसरी के कैलकुलेशन से बचने की कोशिश करो। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा हमेशा बनाने की कोशिश करो कि 56 का अगर ये डबल है तो 100 का डबल 200 होगा, और ये 0 का 0 जो है 2000 हो जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है, तो अननेसेसरी कैलकुलेशन से आप बच सकते हो अगर थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन जो है अच्छा हो। इसको, हाँ, 56 into 2, तो 112 बना ना वो। इंटू टू का मतलब एक्चुअली वो इंटू 20 हुआ। तो फिर 100 into 20 करूंगा तो 2000 आपको वैल्यू मिल जाएगी।
ठीक है, आप दोनों ज्यादा स्ट्रेस मत लो, चिल करो एकदम, ठीक है, माहौल का मजा लो, क्योंकि कैसा ये आपका फर्स्ट लेक्चर है, जो मेन बेसिक लेक्चर है वो ऑलरेडी मिस हो चुका है, तो थोड़ा सा ट्राई जरूर करो, बट अननेसेसरी स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि चीजें आपको उतनी सिंपल जाएगी नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं। बेटर होगा कि आप मैडम से रिकॉर्डिंग ले लो, ठीक है, रिकॉर्डिंग अगर आप ले सकते हो, रिकॉर्डिंग मिलता है ना, ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर। मेरा लेक्चर यूट्यूब पे, तो थोड़ा जोक्स की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी सर, तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। चलो ठीक है, तो टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 दोनों सिमिलर है, दोनों सिमिलर है, तो हम लोग साथ में करने की कोशिश करेंगे। पहले टाइप नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या गिवन डेटा आपको दिया गया है समझने की कोशिश करते हैं। ओके ओके, चलो सर, क्या दिया सबसे पहले, कि सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 15 ईयर। चलो मुझे ये बात पता चल रही है कि 15 साल में कुछ पैसा जो है वो डबल होते जा रहे हैं, तो कौन सा पैसा और कौन सा पैसा डबल हुआ, ये दो चीजें कौन कौन है, प्रिंसिपल है कौन, सम ऑफ मनी, और डबल जो है वो कौन है, अमाउंट है, इंटरेस्ट है, पक्का। तो अगर प्रिंसिपल को मैंने 1 रुपीज दिया तो अमाउंट कितना हो जाएगा, और ये होने में टोटल टाइम कितना लगा उनको, 15। आई थिंक यही क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो टाइप नंबर 8 एक्चुअली बहुत ज्यादा सिंपल है, टाइप नंबर 9 जो है इसका अपडेट वर्जन है, इसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। फिलहाल अगर मैंने आपको पूछा कि ये डेटा अगर आपने अच्छे से लिख लिया, क्योंकि यही डेटा एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं आप इसको सिंपल इंटरेस्ट ना समझ लो गलती, कहीं आप इसको अमाउंट ना समझ, छोटी छोटी गलती अगर आप अवॉइड कर चुके हो, तो आई थिंक आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 चाहिए। पी का वैल्यू मैं जानता हूँ कि सर प्रिंसिपल 1 रुपीज है, नंबर ऑफ ईयर जो है वो 15 साल है, रेट मुझे निकालना है, क्या मुझे सिंपल इंटरेस्ट पता है, 2 - 1, बिकॉज सर अगर आपने बैंक में 1 रुपए जमा किया, वो एक का अगर 2 हो गया, तो वो 2 क्यों आए, क्योंकि इंटरेस्ट आपका बढ़ चुका है, तो आपका यहाँ पर इंटरेस्ट जो आ जाएगा वो 1 रुपीज है, ठीक है, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा आपका, 1 रुपीज जो आ जाएगा वो इंटरेस्ट आ जाएगा। अरे जोक सुना दो फिर, इतना हंसी आ रही तो है, शक्ल बना के बैठे हो आप लोग ऐसी शक्ल है क्या, नहीं ना, ठीक है, अच्छा, तो मुझे भी अपने आप को एंटरटेन करना चाहिए, आप लोग को सुबह से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पूरा रात कल जागा हूँ। चलो ठीक है, आई थिंक इसका एक और क्वेश्चन करो, थर्ड और फोर्थ जो प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा सिंपल है, मतलब अगर ये पार्ट समझ गए तो आई थिंक बाकी आंसर निकालने में आपको कोई इश्यू नहीं होगा। आप नोट्स नहीं बना रहे हो क्या प्रॉपर ऐसे, हाँ, अरे तो पूछ देते ना मुझे, नहीं नंबर सिस्टम क्यों, एक काम करो जरा आपके ग्रुप में नहीं भेजे, कौन से ग्रुप में हो आप, 10 से 12 वाले, 10 से 12 वाले में नहीं भेजा, क्योंकि उसमें टॉपिक चल ही नहीं रहा है।
आप लास्ट लेक्चर में थे इसके? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का पहले लेक्चर में थे, फिर आज क्यों बैठ गए? ऐसे वो ऐसे करोगे ना, मालूम है, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना, आपका भी ये पहले लेक्चर है और पहला लेक्चर ऑलरेडी इसका हो चुका है, थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और कोई है यहाँ पे 11 टू 10 टू 12 वाले बैच में? आप जरा पीडीएफ भेज दो ना अपन ग्रुप में। नहीं यार, ये सिंपल इंटरेस्ट था, नहीं है, मैंने चेक किया, भेज दो वापस। चलो चलो, क्विक क्विक क्विक। ठीक है, तो आगे रहेगा दोस्तों। सेकंड वाले का आंसर क्या है वैसे? 20%। फिर से आपको जो है रेट निकालना था, फिर से वही बात कि सर प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट डबल हो गया कि ट्रिपल हो गया? डबल हो गया। फिर से तो 1 का 2 हो गया। वो चीट फंड वाली कितने दिन में करती थी 1 का 2? 21 दिन में ना, उस स्कीम में इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। चलो ठीक है, टाइप नंबर 8 पे आते हैं। आई थिंक 7 वाले का, सॉरी, टाइप नंबर 9 पे आते हैं। अगर 8 वाले के सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका है तो टाइप नंबर 9 थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है टाइप नंबर 8 का। टाइप नंबर 8 का टाइप नंबर जो 9 है थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन है। तो मैं जरा क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूँ। टाइप नंबर 9 का पहला वाला क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहला जो डेटा है वो क्या दिया है आपको? सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 20 ईयर। सर आपने बैंक में जो है 1 रुपए जमा किया है वो डबल हो गया है, बट कितने साल में? सर 20 साल में डबल हुआ ये। फिर कितने साल में ये पैसा 4 गुना हो जाएगा? मुझे डबल नहीं चाहिए सर, अगर मैंने बैंक में 1 जमा किया ना तो मुझे 4 चाहिए। ठीक है, बट ये कितने साल में होगा ये एक्चुअली आपको पूछा है, राइट है? ये एक्चुअली आपको पूछा है। तो सिंपल पहला क्वेश्चन आपसे कि आप इसको कंपेयर कैसे करोगे, आप इसको कैसे आंसर निकालोगे? ठीक है, चलो ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। अगर जिसने मॉर्निंग बैच अटेंड नहीं किया है तो वो जरूर ट्राई कर सकता है। चलो चलो, इस इक्वेशन में सारे डेटा गिवन है, इस इक्वेशन में एक डेटा मिसिंग है, आपको कंपेयर करना है। चलो कैसे करोगे, हिंट दे दिया। 20 साल में डबल हो रहा है तो 4 गुना होने के लिए आपको 40 साल लगेगा। लॉजिक यही है। ठीक है, चलो और कुछ? इसके ऊपर से हाँ, मतलब वो है ना कि यार 2 है, 20 है तो 2 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 4 है। अच्छा बस, और कुछ लॉजिक? एकदम परफेक्ट। क्यों किया माइनस? क्यों किया? आप माइनस कर रहे हो, ठीक है, सही है, सही जा रहे हो, बट क्यों किया? नंबर नहीं पसंद है? फिर क्यों किया? आपने एकदम सही बताया कि सर -1, 2 में से -1, 4 में से -1, बट क्यों? क्योंकि आपके बैंक में पहले 1 रुपीज था, अभी ये 2 हो गया। 1 रुपी तो इसमें ऑलरेडी आपने ही भरा हुआ है ना। ये 2 रुपए में से 1 रुपए तो ऑलरेडी आप ही का है पहले से। आपको 20 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला इस इंटरेस्ट के रूप में? 1 रुपीज मिला। मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला? 1 रुपीज मिला। और यही चीज होती है जो आपकी 20 साल में इंक्रीज हुआ है, बाकी वो 2 थोड़ी ना इंक्रीज हुआ है, क्योंकि ये 2 रुपए में से 1 रुपए तो आपने ऑलरेडी बैंक में जमा किया हुआ है पहले से एज अ प्रिंसिपल। तो इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ 1 रुपए बढ़ा है।
तो ठीक उसी तरीके से इस केस में सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 3 है, क्योंकि 1 रुपए आपने जमा किया था, आपको 4 रुपए रिटर्न मिला। इन शॉर्ट जितना भी टाइम पीरियड है उतने टाइम पीरियड में इन्होंने 3 रुपीज आपको एक्स्ट्रा दिए। तो अगर 1 रुपीज को देने में आप उनको 20 ईयर्स लग रहे हैं, तो 3 रुपीज को देने में उनको कितना टाइम लगेगा? ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट और ये है आपका टाइम। ठीक है, बट कंपैरिजन किसको करते हो वो ज्यादा जरूरी है। आपने 1 माइनस जरूर किया, बट लॉजिक थोड़ा सा वहां पर चूक गए कि 1 माइनस करने का लॉजिक क्या है, क्योंकि 1 आपका प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल आप निकाल के प्रॉफिट काउंट करते हो, क्योंकि 1 रुपीज तो आप ही का है ऑलरेडी भरा हुआ। तो आई थिंक समझ में आया। तो इसका एक और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप सॉल्व कर लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसे ही आपका आएगा, कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं उसमें। आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो वैसे? मतलब बैंकिंग की। और आप? बैंकिंग की। आपका एज क्या है वैसे? 23 के हो? सीरियसली? ग्रेजुएशन हो गया आपका? और आपका? नहीं, आपका एज नहीं पूछ रहा हूँ, मतलब ग्रेजुएशन हो गया आपका? वो मैरिड थी इसलिए उनसे पूछा। तो कब तक टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए? 7 साल? अरे मतलब वैसे मत काउंट करो कि करके आपको गवर्नमेंट ने 30 तक ऑफर दिया तो आप 30 तक एग्जाम देते रह जाओ विद कंडीशन। घर वाले भी कंडीशन डालते हैं ना। ओके ओके, मतलब रिस्क है। चलो ठीक है, इसी में लाइफ का मजा है। चलो ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि सम ऑफ मनी ट्रिपल हो गया। ट्रिपल हो गया 5 साल में, तो 5 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा? तो ट्रिपल में 1 रुपए आपका खुद का है, तो 2 रुपए डबल अमाउंट आपको जो है 5 साल में आपको एज ए इंटरेस्ट मिला है। तो 4 गुना होने में, क्योंकि 5 गुना होने में एक जो है वो आपका खुद का पैसा है, तो 4 टाइम्स होने में आपको कितना टाइम लगेगा? 2 का डबल होने में 5 साल लगे, तो 4 गुना होने में आपको 10 साल लगेंगे। सिंपल। ठीक है, तो आपको एक्चुअली कंपेयर किन चीजों को करना है उस पर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे? कुछ क्लिक नहीं हुआ? ऐसा ही कैसा लेना है कि बैंक में आपने 1 रुपए जमा किया, जमा करने वाली रकम को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। और बैंक ने आपको रिटर्न में टोटल कितना पैसा दिया? 2 रुपए दिया, क्योंकि वो अमाउंट हम लोग बोलते हैं। तो आपने 1 रुपए जमा किया, बैंक ने आपको 2 रुपए दिया, तो आपको इंटरेस्ट कितने का मिला? 1 रुपीज। तो वैसे अगर मैं 3 टाइम्स बोल रहा हूँ, तो एक की जगह आपको 3 रुपीज मिल रहा है। दैट मीन्स 1 रुपीज तो आपने खुद ने जमा किए थे एज ए प्रिंसिपल, और 2 रुपए उन्होंने आपको एज ए इंटरेस्ट जो है एक्स्ट्रा दिए। ठीक है, तो इंटरेस्ट, अमाउंट, प्रिंसिपल में कोई भी कंफ्यूजन आई थिंक अब नहीं होना चाहिए। चलो एक लास्ट टाइप पे हम लोग बढ़ेंगे, फिर इसके कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी करेंगे। इसका मैंने होमवर्क दिया था आप लोगों को, बट आप लोगों को क्वेश्चन मिले ही नहीं ना, है ना? पीडीएफ से किया होमवर्क। डाउट होंगे फिर? डाउट नहीं है?
क्योंकि पीडीएफ के क्वेश्चन इतने भी सिंपल नहीं है। चलो ठीक है, एक लास्ट टाइप और कवर कर ले, आई थिंक सबका हो गया होगा। टाइप नंबर 9 के दोनों क्वेश्चन। तो टाइप नंबर 8 और टाइप नंबर 9 में हम लोगों ने क्या देखा कि चीजों को कंपेयर किस तरीके से किया जाता है, और एक्चुअल कंपैरिजन किन के बीच में होना चाहिए, अमाउंट के बीच में नहीं होना चाहिए। एक्चुअल कंपैरिजन होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, क्योंकि वही एक चीज होती है जो इंक्रीज होती है। अमाउंट जो रहता है वो आपका प्रिंसिपल उसमें ऐड रहता है, तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं आगे बढ़ू। हो गया, चलो टाइप नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1। चलो यहाँ पे कॉर्नर 1 आप टाइप नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 में आपको गिवन डेटा क्या क्या दिया है, क्या क्या गिवन उसमें। टाइप 10 क्वेश्चन 1, नहीं आप सिर्फ वैल्यू देखो और मुझे बताओ वैल्यू क्या है, उससे पहले भी कुछ वैल्यू है। तो क्या है, 1500 है ना। तो 1500 क्या है, लेंथ मतलब जब आपको कर्जा दिया जाता है, 1500 रुपीज आपको एज अ कर्जा दिया गया है, जिसके ऊपर उस बंदे ने 6% का रेट लगाया, और कितने साल के लिए आपको कर्जा दिया है, 10 साल के लिए। तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, और 3000 रुपए। अब ये 3000 क्या है फिर से, ये भी एक प्रिंसिपल है जिसपे आपको 5% का रेट है, और मतलब आपको ईयर जो है इस केस में ढूंढना है, ठीक है। मतलब आपको अलग अलग जगहों से दो अलग अलग आपको जो है कर्जा मिला है। एक 15,000 का मिला है, एक 3,000 का मिला है, एक 10%, एक 6%, एक 5% है। एक बंदे ने आपको 10 साल के लिए दिया है, और दूसरे बंदे ने कितने साल के लिए दिया है ये मेंशन नहीं किया है। क्या इसके अलावा कोई डेटा मेरे लिए जरूरी और मेंशन है क्या क्वेश्चन में। इफ देयर इंटरेस्ट आर सेम, यानी कि इन दोनों केसेस में जो आपका इंटरेस्ट है वो सेम होना चाहिए, सेम होगा आपका। सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका, सेम है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, वरना आप इसका आंसर जो है कभी नहीं निकाल पाते। ठीक है, चलो अब मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसमें इक्वेशन क्या रेडी करोगे। चलो बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, बुक में मत देखो, आप मुझे बताओ कि करके आप इसमें चीजों को कैसे रेडी करोगे सोल्यूशन निकालने के लिए। इससे सिंपल इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा, क्योंकि पी है, एन है, आर है, ठीक है। फिर इस बंदे में मैं सिंपल इंटरेस्ट पुट करूंगा और आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और कोई सजेशन, आंसर मिल गया, बात खत्म। तो देखो आंसर निकालने के प्रोसेस में आप कितना कम स्टेप लेते हो वो ज्यादा मैटर करता है। बहुत अच्छा स्टेप, क्योंकि 2 ही स्टेप में वैसे भी आंसर आ जाना है, बट हम लोग इसको एक स्टेप में भी निकाल सकते हैं आंसर। वो इस तरीके से कि आपने जो सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात की वो मैं निकालूंगा ही नहीं इससे। मैं क्या करूंगा कि इस इक्वेशन में जहां पर P इंटू एन इंटू आर जो है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट, और इसका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो इस बंदे के, जिस बंदे के पास प्रिंसिपल 3,000 है, रेट 5 है, आर सॉरी एन मुझे नहीं पता, अपॉन 100, इसका सिंपल इंटरेस्ट से मैच करता है वो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इंटरेस्ट को एज अ कांस्टेंट रखा, मतलब जो चीज दो इक्वेशनों में कांस्टेंट होती है, सेम होती है, आप उनको कांस्टेंट रखते हुए कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक मैं समझाने में सही हूँ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि अगर दो इक्वेशनों में कोई एक चीज कॉमन है तो आप उसको रख दो कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है उसकी वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं, आप सिंपल 1500 वन जा, 1500 टू जा, 5 टू जा 10, और आपको सिंपल आंसर जो है वो 6 मिल जाएगा। मतलब इसमें आपको 6 साल के लिए इंटरेस्ट दिया, 6 साल के लिए जो है वो आपको इंटरेस्ट दिया।
तो यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट को कांस्टेंट रखा है। हाँ चलो ठीक। नेक्स्ट टाइम होमवर्क जो है अवॉइड नहीं होगा, ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम होमवर्क जो है अवॉइड नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आई थिंक चीजें एकदम सेम है, इज इक्वल टू द इंटरेस्ट। तो एक और क्वेश्चन इसका कर लो, सेकंड वाला, थर्ड वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना क्योंकि ऑलमोस्ट सेम है वो। और हर टाइप में आप क्या पर्टिकुलर चीज सीख रहे हो वो थोड़ा सा नोट डाउन करते जाना। जो बच्चे मैथ्स में थोड़े से वीक है, जिनका बैकग्राउंड जो है मैथ्स वाला नहीं है, जिनको मैथ्स पसंद नहीं है, वो अगर इस तरीके से प्रॉपरली टाइप वाइज नोट्स बनाते जाएंगे तो चीजें आपको सिंपल लगने लगेगी। फिर आप रीजनिंग और इंग्लिश को अच्छे से टारगेट कर पाओगे। वाह, डिजाइन वाले पेन रखे हो, डिजाइन वाले पेन रखे हो। सेकेंड वाले में ध्यान से पढ़ना कि गिवन डेटा जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है, ये नहीं कि करके आप प्रिंसिपल में कंफ्यूज हो जाओ। ओके ठीक है। हाँ, और सेकेंड, हाँ अच्छा वो पीडीएफ से बोल रहे हो, प्रैक्टिस बोल रहे हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात कर रहे हो? प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? नहीं, नीचे नीचे एक्सरसाइज, एक्सरसाइज वही मुझे लगा कि वही एक्सरसाइज आपने किया तो डाउट क्यों नहीं आया। सही जा रहे हो, सही जा रहे हो। आ रहा है सर? आ रहा है कि कंफ्यूज हो गए? सबसे पहला जो डेटा है वो क्या दिया है आपको? सबसे पहला जो डेटा है वो क्या दिया? चलो क्विक हम लोग इसको फिनिश करेंगे कि एक सम ऑफ मनी है जो कि कितना है मुझे नहीं पता, वो 8% के रेट पर 7 साल के लिए दिया गया। मैं क्या बोल रहा हूँ, कितना पैसा है वो नहीं दिया गया, मतलब पहले वाले केस में प्रिंसिपल आपको मेंशन नहीं है, प्रिंसिपल आपको नहीं दिया गया है, 8% रेट है, 7 साल के लिए आपको दिया गया है। सेकंड वाले केस में 8,000 रुपए है, 2% के लिए, 14 साल के लिए, मतलब सेकंड वाले केस में तीनों डेटा आपको दिया गया है। पहले वाले केस में आपको प्रिंसिपल नहीं दिया गया और वही आपको ढूंढना है। और आप इस तरीके से कंपेयर करके सिंपल इंटरेस्ट को कांस्टेंट रखते हुए चीजों को कंपेयर जो है इजीली कर सकते हो। या पीडीएफ में आपको सोल्यूशन भी नजर आ जाएगा, एकदम सिंपल है।
ठीक है, चलो यहाँ पर हम लोग का सारे टाइप वाइज क्वेश्चन खत्म होते, बट मैं कुछ रैंडम क्वेश्चन जो है जरूर लेना चाहूंगा, ताकि आप लोग को ये भी बात समझना है कि अगर थोड़ा सा वेरिएशन आता है क्वेश्चनों के अंदर, तो क्वेश्चन का लैंग्वेज समझना काफी जरूरी होता है। अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आई थिंक आंसर निकालना कभी भी आपके लिए डिफिकल्ट टास्क जो है नहीं होगा। और उनमें से दो क्वेश्चन जो है, एक है क्वेश्चन नंबर 16, एक है क्वेश्चन नंबर 18। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, मैं एक्सरसाइज वाले क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो 16 वाला है। आई थिंक इसका सेकंड वाले का आंसर सबको निकालने आया होगा। चलो ठीक है, 16 क्वेश्चन। चलो वहां पे आप दोनों में से कोई रीड करेगा। गिवन डेटा, रेड और ब्लू, एनीवन? अरे पूरा क्वेश्चन पढ़ के मीनिंग तो समझाओ कि सीधा रेट ऑफ 8%। 8% तो जो मुझे भी मालूम है रेट है, पर वो किस चीज का रेट है? बैंक ने किसी को लोन दिया, कौन है वो बंदा? प्रभात है। प्रभात को बैंक ने लोन दिया है समथिंग रेट पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका? 8%। चलो ठीक, आगे। लोन दिया है, किसने दिया है? फिर से पढ़ो। रश मत करो, एग्जाम में कोई आपको ये बताने वाला नहीं होगा कि क्वेश्चन को आपने गलत पढ़ा है। ठीक है, आई थिंक इंग्लिश इतनी किसी की खराब नहीं होगी यहाँ पे। आराम से पढ़ो, वो क्या बोल रही है समझने की कोशिश करो। वोकैबलरी, बोलो बोलो बोलो। तो सेकेंड वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके ऊपर है? प्रभात ने जब आशीष को सेम अमाउंट का लोन दिया, राइट है, सेम अमाउंट लिखा है वहां पर। मान लो प्रभात को जो बैंक ने लोन अगर दिया है, बैंक ने लोन अगर दिया है उसको 100 रुपए का, तो प्रभात ने किसको लोन दिया है? आशीष को लोन दिया है कितना? 100 रुपीज का। आशीष को भी लोन दिया एट द रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%। चलो ठीक है, और ये किसने दिया है इसको? प्रभात ने दिया है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना कि किसने किसको लोन दिया। और प्रभात ने आशीष को 12% के रेट पे जो है लोन दिया। फिर आगे क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द 12 ईयर, मतलब दोनों के लिए जो टाइम है वो टाइम पीरियड कितना है? 12 साल का है। तो एक और डेटा, किसको प्रॉफिट हो रहा है? प्रभात को प्रॉफिट क्यों हुआ? हाँ, क्योंकि प्रभात ने जिस बंदे से लोन लिया है उसको सिर्फ उसको 8 रुपए लौटाना है हर साल, 8% लौटाना है। बट जो बंदा प्रभात से लोन लेकर गया उसको कितना लौटाना है टोटल? 12%। तो 4% वैसे भी उसका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 960 जो वैल्यू है वो ये दोनों की डिफरेंस की है। अगर मैं थोड़ा सा बेसिक लिखने जाऊं, तो सिंपल इंटरेस्ट का यूनिट कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे? 96, क्योंकि आर इंटू टी होता है 96 यूनिट। और सेकेंड वाले केस में सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 144, क्योंकि 12 इंटू 12 हो जाएगा। और यही दोनों का जो डिफरेंस है, या मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि इन दोनों का जो 4% का जो डिफरेंस है, उसी की वजह से जो इनकी वैल्यू है, एक्चुअली मुझे लिखने की जरूरत नहीं थी, तो मैं डायरेक्ट ही लिख सकता था। कुछ तो शायद गड़बड़ किया है यहाँ पे।
उसको मैं अवॉइड करूंगा लिखना। चलो ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले 96 था, अभी आपका 144 हो गया। प्रभात को बैंक को 96 यूनिट लौटाना है और आशीष को प्रभात को 144 यूनिट लौटाना है। मतलब टोटल प्रभात के पास कितना अमाउंट आ जाएगा, 48 यूनिट में आ जाएगा। और अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू में कितना, 960 उसके पास रुपीज में आ जाएगा। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, क्योंकि ये तो मुझे कंपेयर करने वाली एक वैल्यू मिली, ये डिफरेंस है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। और मुझे पूछा क्या है, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का यूनिट कितना होता है, हमेशा 100 यूनिट होता है। तो आई थिंक आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के चीजों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वो डायरेक्ट करने में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, ये 4% जो आएगा आपका डिफरेंस आएगा ना, ये 4% को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 48 ही हो गया वो मैं सिर्फ 4 नहीं लिख सकता, क्योंकि वो 4 साल जो फर्क है वो 1 साल का है, और टोटल इन्होंने कितने साल के लिए लिया है, तो 4 into 12 आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, वो सिंपल इंटरेस्ट प्रभात का है, ये सिंपल इंटरेस्ट आशीष का है। हम्म 960 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट ही है, बट इन दोनों के रेट के डिफरेंस का, इन दोनों के रेट का डिफरेंस है 4%। पर 1 साल के लिए नहीं है, 4 साल के लिए, सॉरी 12 साल के लिए। तो 4 12 का 48 ही हो गया, 4 into 12 इक्वल टू 960। क्या बोल रहे हो, कंपेयर करना पड़ेगा ना आपको, इक्वल टू क्या, 96 जो अमाउंट है आप माइनस किया, डिफरेंस किया दोनों का फर्क, क्योंकि ये जो 960 जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी गई, वो दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू का डिफरेंस है। तो मुझे इसीलिए यूनिट में भी डिफरेंस लेना पड़ा। मान लो अगर टोटल दिया होता तो मैं टोटल लिख देता, किसी 1% का दिया होता तो मैं किसी 1% का जो है यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दिया होता। डिफरेंस मतलब जो दिया है वैल्यू जैसी दी है, आपको यूनिट को वैसे यूज करना है। अगर ये प्लस का होता तो मैं प्लस कर देता, माइनस का है तो माइनस करना पड़ा मुझे। अगर सिर्फ प्रभात का दिया होता तो 96 लिखता, आशीष का दिया होता तो 144 यूनिट लिखता। जो भी दिया है, बट पहचानना ज्यादा जरूरी है कि 960 एक्चुअली है किसका डेटा, तो वो है सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दोनों की। पीडीयू बना रहे, पीडीयू बना रहे। चलो ठीक है, तो एक रैंडम क्वेश्चन पे और आते हैं, फिर मैं ये टॉपिक को जो है खत्म कर दूंगा। और टाइम अपने पास काफी बचा है, तो शायद कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे, थोड़ा सा एक दो टाइप जो है कवर कर पाएंगे उसका। मैंने मैम को पीडीएफ में भेजना था। चलो क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, शायद कंपाउंड इंटरेस्ट जो है भेजा नहीं, नहीं भेजा।
चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 पे आता हूँ मैं। आई थिंक ये क्लियर हुआ रहेगा। तो फिर से लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के। चलो वहां पे आप क्वेश्चन नंबर 18। तो 12,000 क्या है आपका? फिक्स डिपॉजिट है, मतलब प्रिंसिपल है, क्योंकि आप बैंक में उतना पैसा जो है जमा कर रहे हो 12,000 रुपए। ठीक है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे रेट जो है वो आपका 10% है। ओके, मतलब विड्रॉ कर दिया पैसा 3 साल के बाद, पर ये मजबूरी में किया उसने। ठीक है, 3 साल, क्या 3 साल के लिए तो मिलेगा, मतलब एक्चुअली अमाउंट, सॉरी एक्चुअली टाइम आपका थोड़ा ज्यादा था, राइट है, बट कुछ मजबूरियों की वजह से उसने पैसा जो है पहले निकाल लिया। तो ये सेंटेंस से मुझे समझ में आता है कि डे टाइम एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा था, बट उसने पैसा कितने साल के बाद निकाल लिया है? 3 साल के बाद, जिसके वजह से उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा अब उसको कम मिलने वाला है। अगर वो एक्चुअल अमाउंट जो है वो एक सर्टेन टाइम के बाद निकालता, तो उसको एक्चुअल अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता? 10% के हिसाब से मिलता, बट उसने ऐसा नहीं किया। कुछ टाइम पहले ही उसने 3 साल, सिर्फ 3 साल रुक कर उसने पूरा पैसा निकाल लिया, जिसकी वजह से उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम लगा। और फिर आगे तो इसका मतलब क्या है, जो 5 ईयर है वो क्या बता रहा है मुझे कि टाइम पीरियड उसका टोटल कितना था? 5 साल का था। मतलब अगर वो इतना पैसा 5 साल के हिसाब से जमा करता, तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता? 10% का मिलता, राइट है। बट उसने 12,000 जो रुपए है वो सिर्फ 3 साल के लिए जमा किया, और 3 साल में जमा करने की वजह से उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ कम हो गया। वो कितना हो गया मुझे कोई आइडिया नहीं, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से उसको जो पैसा रिटर्न मिलने वाला था उसमें डिफरेंस कितने का आ गया? 3320। तो 3320 क्या है एक्चुअली? आपका सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, राइट है सर। इन दोनों केस में जो आप उसको पैसा रिटर्न मिलने वाला था एज ए इंटरेस्ट, इस केस में उसको 3,320 रुपीज कम मिले। चलो फिर से वही बात कि आप कैसे निकालोगे इसका आंसर। अगर डेटा में अगर अच्छे से लिख दूं ना तो सिंपल हो जाता है आंसर निकालना। चलो डेटा आपके सामने है, कैसे निकालोगे? हाँ, पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, क्योंकि उसका प्रिंसिपल पता है, उसका आर पता है, उसका टाइम पता है, तो सिंपल इंटरेस्ट में इजीली निकाल पाऊंगा। और सिंपल है कि सर सिंपल इंटरेस्ट का जो यूनिट है वो 50% है। तो अगर मैं 12,000 का 50% बात करूँ तो कितना होता है? 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। तो पहले वाले केस में उसको 6,000 मिल रहे थे, अब उसको इतना पैसा कम मिलने वाला है। दैट मीन्स उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6,000 माइनस 3,320 रुपीज, दैट इज 2,680। आई थिंक मेरा डेटा जो है राइट है, शायद राइट। हाँ, अभी तक आंसर पे पहुंचे नहीं हम लोग। हाँ, आंसर तो उस पे है, कर रहे ना भैया। तो पहले आपको 6,000 रुपये मिलना था, बट अब आपको मिलेगा सिर्फ 2,680 रुपीज, बिकॉज आपने कुछ टाइम पहले निकाल लिया। तो अब आपके पास प्रिंसिपल है, टाइम है, सिंपल इंटरेस्ट है, तो अब आप एकदम सिंपल
एक इक्वेशन में आप इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है निकाल सकते हो 12,000 इंटू आर इंटू 3/100। तो 0000 सिंगल जीरो कैंसल, कट होगा नहीं है। 4 3 4 6 24 बटा 2 27 28। आर की जो वैल्यू है वो 67/9 आपको मिल रही है, या फिर 9 कितना जो 67 क्लोज कितना चला जाऊं मैं, 9 7 63 बटा कितना 4/9, 7 4/9% भी आप इसका आंसर जो है बोल। ऐसे कम से कम इसमें 30 के ऊपर क्वेश्चन है जो कि थोड़े से रैंडम है, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन जो है काफी जरूरी हो जाता है। आंसर निकालना डिफिकल्ट था क्या? नहीं, बट आई थिंक थोड़ा सा डेटा समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, चलो ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करके आए होते तो इसमें से कुछ डाउट भी आप लिए होते फिर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, दोबारा चाहिए तो क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। क्या क्या 2680, फिर उसका क्या 6000 में से उतना माइनस कर, क्योंकि ये दोनों के एसआई का डिफरेंस लिखा है ना मैंने, ठीक है, दोनों के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है। तो इसका 6000 है, 3320 मुझे क्वेश्चन में मेंशन है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो तो 2680 आपको वैसे भी मिल जाएगा। 67 यहाँ पे कैसे आया? क्या चीज? ये 67 है ना 680 के ऊपर, जरा नहीं, ये समझा नहीं। एक्सप्लेन करेंगे? ये कौन सा 12,000 इंटू आर इंटू 3 की है, डिवाइड बाय 100 और इक्वल टू ये 12,000 इंटू आर? 2680। नहीं नहीं नहीं, नीचे का ऊपर का समझ ये में वाला, नहीं। हाँ ये वाला पार्ट, इसको हाँ कैंसलेशन वाला पार्ट बोल रहे हो? हाँ तो इसका 00 इसका 00 कैंसिल हो गया, हाँ 120 का 10 और 2680 का 10, ये दोनों कैंसिल हो गए क्योंकि इक्वल टू के सामने सामने। ओके। ठीक है, और बाकी का 4 3 और 4 67 मैंने कट किया इसको, और 3 3 9 वो साइड जाके 67 के नीचे आ गए। थैंक यू। ओके, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं रैंडम क्वेश्चन लेने लगूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चनों का कोई लिमिट नहीं है। तो वही डिपेंड क्या करता है कि आप कितना इन्वॉल्वमेंट दिखाना चाहते हैं। आप प्रैक्टिस करो, आप डाउट्स लेकर आओ, हम लोग जरूर जो है डाउट सॉल्व करेंगे।
वरना रैंडम क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है। हर जगह पे थोड़ा सा आपको किसी न किसी जगह पे फोकस करना है। अगर वो कैच हो गया तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो बात वही पर खत्म। थोड़ा सा आप लैंग्वेज पे फोकस करो कि सिंपल इंटरेस्ट के रैंडम क्वेश्चनों में किस टाइप का लैंग्वेज यूज हुआ है और आप अंडरस्टैंडिंग आपकी कैसी है उस लैंग्वेज। ठीक है। मैं आता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट पे। क्या मैम ने आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रुप पे भेज दिया है? भेजा है क्या? नहीं भेजा। चलो अपने पास टाइम तो वैसे बहुत है तो इसलिए आई थिंक एक टाइप तो हो ही जाएगा। मॉर्निंग बैच को मैं स्टार्ट नहीं कर पाया। तो चलो उसके पहले जो है मैं इसका इंट्रोडक्शन ही ले लेता हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आप पीडीएफ नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग पहले इसका बाकी चीजें देख लेते हैं। पीडीएफ धीरे धीरे देखेंगे, सॉल्व करेंगे या कुछ ऐसा ही कि रैंडम चीजें कवर कर लेंगे। बट इसका बेसिक एक स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूँ पहले। कंपाउंड इंटरेस्ट में वही सारी टर्म है जो सिंपल इंटरेस्ट में थे, सिर्फ आपका उधर सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट है। दोनों के इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है पहली बात तो। चलो एक काम करते, छोड़ते पहले इस बात को। सबसे पहली बात तो इसका जो बेसिक का फॉर्मूला है वो सारी चीजें, जैसे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इस केस में भी सेम रहेगा। बट इसमें जो अमाउंट का एक और फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग पी प्लस पी ब्रैकेट के अंदर 1+r/100 द पावर n लिखते हैं। और अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखना हो तो p प्लस r/100 टू द पावर n से p को आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट में से आप प्रिंसिपल निकालोगे तभी तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। और इसी को कभी कभी हम लोग p को कॉमन बाहर लेते हुए इसको हम लोग ऐसे भी मेंशन करते हैं, इस तरीके से। तो जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट के लिए फर्स्ट पेज जो है वो एम्प्टी छोड़ा था, जो न्यू स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट लेक्चर है वो भी, कि आपका जो फर्स्ट पेज रहेगा किसी भी टॉपिक के इंट्रोडक्शन का वो सिर्फ आप टर्म और उसके फॉर्मूला जो है लिखोगे। और मैं अभी अभी एक और मेथड भी सिखाने वाला हूँ, उसका इंट्रोडक्शन भी हम लोग लेंगे, तो वो भी आप जो है उस पर ड्रॉ करोगे। फर्स्ट पेज जो रहेगा एकदम नीट एंड क्लीन, फॉर टर्म्स, फॉर फॉर्मूला, फॉर ट्रिक, और कुछ अलग सा मेथड अगर सीखना रहेगा तो वो सिर्फ फर्स्ट पेज पे आपका मेंशन होना चाहिए। तो दैट रिवीजन, एग्जाम के एक दिन पहले आप रिवीजन जो है किसी भी टॉपिक का बड़े आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये बेसिक सा फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला इतना भी इजी नहीं है, जैसे अपना P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 था, उतना इजी ये फॉर्मूला है नहीं। सिर्फ उसी रीजन के वजह से हम लोग इसमें कुछ नया मेथड भी देखेंगे। कुछ नया मेथड भी जो है हम लोग यहाँ पर सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबका हो गया फॉर्मूला लिख के। एक अमाउंट का फॉर्मूला है, एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। बट सेकेंड वाले केस में मैंने क्या किया, प्रिंसिपल को कॉमन बाहर निकाल, या फिर आप सिंपल अमाउंट निकाल के प्रिंसिपल माइनस कर दो तो भी आपको जो है वैल्यू मिल जाए। अब सबसे पहले तो इनका डिफरेंस देखेंगे कि मान लो आपने बैंक में जो है पैसा जमा किया है 1000 रुपीज, और आपको रेट जो है वो 10% है फॉर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, मतलब अलग अलग टाइम के लिए आपने जो है पैसा जमा किया। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या होता है। अगर मैं मान लो कि 2 साल के लिए बैंक में जमा कर रहा हूँ तो पहले साल मुझे कितना पैसा रिटर्न मिलेगा एज ए इंटरेस्ट। अरे मुंह क्या देख रहे हो, 1000 रुपए 10%, 100, सिंपल सिंपल है ना। पहले साल आपको 100 रुपीज एज ए इंटरेस्ट मिलने वाला है, क्योंकि 1000 के ऊपर 10% जो होता है वो 100 रुपीज होता है। दूसरे साल आपको कितना मिलेगा,
सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा आपको? अरे 100 ही मिलेगा ना, मतलब सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? 200 ही मिलेगा अभी भी। कल से 3 लेक्चर अटेंड करना बंद करो आप, थोड़ा हैंगओवर हो रहा है ना, ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, ये तो रहा मेरा सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल सर आपने 100 रुपए दिया, दूसरे साल 100 रुपए दिया, हर साल सेम रहता है, वो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। बट अगर मैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ दूं, 2 साल में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लग जाएगा तो वो बंदा इंटरेस्ट के ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट मेरा कितना पहले साल का 100, और इसके ऊपर अगर मैंने 10% लगाया तो 10 हो जाएगा, राइट है। अगर मैंने यही चीज 3 साल के लिए किया होता तो 1000 के ऊपर 100, 1000 के ऊपर 100, 1000 के ऊपर 100, और अब आप पहले साल के ऊपर मुझे इंटरेस्ट दो, कितना दोगे? 10। अब आप मुझे दूसरे साल के ऊपर इंटरेस्ट दो, ये 10 हो जाएगा, और इस 10 के भी ऊपर मुझे इंटरेस्ट दो, ये 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये कंटिन्यू होते रहते, ठीक है। इसी के यूज करके हम लोग ने एक मेथड जो है बनाया। मेथड क्या है? उसको हम लोग पिरामिड मेथड बोलते हैं। सर बोलो बोलो। वीडियो नहीं दिख रहा। वीडियो नहीं दिख रहा है? हो जाए मेरे भाई, ठीक है चलो ओके, ये आई थिंक ना। पिरामिड मेथड, चलो पिरामिड मेथड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो पहले तो मैं ये बना देता हूँ स्ट्रक्चर। इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर जो है बनता जाएगा। शुरू में 3 1, और फिर जैसे जैसे वो नीचे आते जाएगा, इन दोनों के बीच का एडिशन 2, इन दोनों के बीच का एडिशन 3, 3, और साइड साइड में जो है 1 जो है कंटिन्यू होते जाए। अगर मैं अब आपसे पूछूं तो 1 5 10 10, और फिर ये दोनों प्लस होते हैं, पूरा का पूरा नंबर प्लस नहीं होता, फिर दो नंबरों के बीच की वैल्यू ही प्लस होती है। 4 और 6 10, 4 और 6 10, 4 और 1 5, और इधर 1 आएगा। तो पिरामिड जो है इस तरीके से बनते जाएगा बनते जाएगा, ठीक है। अभी मुझे काम किसका है मालूम है? मुझे जो काम है ना सिर्फ इस चीज का काम जो है, मुझे सिर्फ इतने पार्ट। अभी इतना पार्ट क्या है एक्चुअली आपका, कि जब मैं आपको ये पूछता हूँ कि 3 साल, जनरली 3 साल का ही होता है, कि मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो दिया वो 3 साल पर दिया, तो सबसे पहले मैं अगर आपको पूछूं कि प्रिंसिपल के ऊपर आपने कितनी बार इंटरेस्ट लगाया, तो आप क्या बोलोगे? प्रिंसिपल के ऊपर आपने कितनी बार इंटरेस्ट लगाया? पहली साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 3 बार लगाया, बराबर बात है। आपने इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कितनी बार लगाया? 1 2 3, 3 है ना? दिख रहा है ना? 3 3 10 दिख रहा है ना आपको? ये 3 10 कहाँ से आए? क्योंकि आपने जरूर 3 बार लगाया होगा। सर इसके ऊपर आपने यहाँ पे लगाया, फिर इन दोनों के ऊपर यहाँ पे लगाया, टोटल कितने हो गए? 3 बार, राइट है। और सर आपने फिर से जो आखिरी इंटरेस्ट है उसके ऊपर इंटरेस्ट कितनी बार लगाया? 1 बार लगाया। तो ये 3 साल का पिरामिड हो गया, जो कि यहाँ पर आपको नजर आ रहा है 3 3 1, याद रखने के लिए। अगर मैं यही 2 साल की बात करता तो सर 1000 के ऊपर आपने 2 बार लगाया परसेंट, फिर इसके ऊपर आपने 1 बार लगाया, मतलब 2 into 1। अगर ये 4 साल के लिए होता तो आप इसको अगर कंटिन्यू करना चाहोगे तो आपको 100 जो है 1 बार दिखेगा, टोटल 4 हो जाएंगे ये। यहाँ पर आपको 10 जो है वो 1 2 3, मतलब 10 10 और 10, मतलब टोटल 6 बार हो जाएंगे। फिर इन तीनों के ऊपर आपको 1 1 1, मतलब 3 बार 4 हो जाएंगे, और इस 1 के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा तो वो आपका 1 बार हो जाएगा। जनरली 4 ईयर का आता नहीं, कि 4 ईयर मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया वो, बट स्टिल मैं 4 ईयर तक मैक्सिमम जो है लेकर चलता हूँ, कि 4 ईयर जो रहेगा वो आपका लास्ट टू लास्ट। तो पिरामिड को हम लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। और इसका फायदा क्या? पहली बात तो इसको लिख लो आप,
इसको आप लिख लो। ये 2 साल का पिरामिड है, ये 3 साल का पिरामिड है, और एक्चुअल पिरामिड जो है वो है 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल के लिए हम लोग ने पिरामिड जो है बनाया हुआ। अब इसका फायदा कहाँ पर है, ये हम लोग जो है थोड़ा सा वैल्यूज में समझने की कोशिश करेंगे। वो है पिरामिड वहां पे, और यहाँ पर उससे एक छोटा सा एग्जाम्पल। जो कोई भी नया मेथड है, शायद थोड़ा सा सीखने में टाइम लगता है, वो शुरू शुरू में थोड़ा सा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा पार्ट है, हमने कभी देखा नहीं, तो थोड़ा सा इरिटेट करता है शुरू शुरू में। बट आई थिंक जैसे जैसे आप इसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, ये मेथड आपको बहुत ज्यादा जो है यूजफुल होगा देखने के लिए। ठीक है, मैं कैरी ऑन करता हूँ मैं। आप लोग पूरे ठीक है 6 दिन 3 लेक्चर अटेंड करते हो फिर? हाँ, फिर मैथ्स का तो मैथ्स 2 दिन होता है ना। अच्छा, मेरा लेक्चर, अच्छा इंडायरेक्टली तारीफ कर रहे हो। नहीं, मैं तो तारीफ ही समझ रहा हूँ। मैथ्स का पोर्शन बाकी है, मैथ्स का पोर्शन हमेशा बाकी ही रह जाता है हमेशा। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो ना दोनों जन, तो मालूम है ना मैथ्स में आपको क्या पढ़ना चाहिए, मालूम है कि नहीं? मैथ्स में किस टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए? ऑर्डर्ड इक्वेशन, नंबर सीरीज, जीआई, सिंप्लीफिकेशन। बाकी के अरिथमेटिक जो टॉपिक है वो होते रहते थे, और मैथ्स ठीक है हो जाएंगे। चलो ठीक है, अगर मैंने मान लो आपको प्रिंसिपल जो है 800 दिया 7% की रेट पे 3 साल के लिए, 7% की रेट पर 3 साल के लिए मैंने आपको प्रिंसिपल जो 800 के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया है, तो फिर अगर मैं इसको पिरामिड मेथड से जाना चाहता हूँ, तो आप जानते हो सर 3 × 3 × 1 होगा। ठीक है, प्रिंसिपल के ऊपर जब पहली बार इंटरेस्ट लगेगा तो इंटू 3 कर दो, कितना होगा 800 के ऊपर 7% कितना होता है? 50, क्योंकि 1% इसका 8 रुपीज होता है, 7% इसका 7 टाइम्स हो जाएगा, दैट विल बी 56। 56 के ऊपर 7%, आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। 56 के ऊपर 7%, 1% कितना होता है? अरे 1% कितना होता है? 56, 1% 56 होगा उसका, 56 का 1% 56 होगा। यू नीड अ ब्रेक। 0.56, तो अगर 1% 0.56 है तो 7% कितना हो गया? उसका 7 गुना हो गया। मैं एक्यूरेट वैल्यू की एक्चुअली बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर ये 50 है और 50 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 350 लगभग हो जाएगा। मैं इसको 400 पकड़ता हूँ, 400 का मतलब है 4,
क्योंकि 0 पॉइंट वो था, ठीक है ना, 2 0 था ना, 2 नंबरों के आगे पॉइंट थे ना, तो 400 पकड़ रहा मतलब 4 लेना पड़ेगा, और 4 के ऊपर अगर मैंने 7% निकाला, 4 के ऊपर 7% निकाला तो कुछ तो पॉइंट में आएगा। मुझे वो कुछ से कुछ भी नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि पॉइंट में इतना ज्यादा वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। 53 3 का कितना होता है, 168 होता है, इसमें आप 4 को प्लस कर दो, 172 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगा। वो समथिंग से मुझे लेना देना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने क्लोज कभी नहीं होते, रेयर ओकेजन पे जो है क्लोज होते हैं, और वहां पर आपको जो है डेटा भी उस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा कि आप प्रॉपर एक वैल्यू भी निकाल पाओ। तो ये पिरामिड मेथड जो है सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आंसर निकाल पाओ, आंसर के क्लोज चले जाओ और अपना टाइम बचा लो, क्योंकि वही बात होती है कि आपको टाइम बचाना बहुत जरूरी होता है। भले ही 2 क्वेश्चन रॉन्ग कर दो, बट 5 क्वेश्चन की रीच एक्स्ट्रा बढ़ा लो आप, ठीक है। फटाफट जो थोड़ा सा रिस्क ले लो कि चलो थोड़ा सा ट्राई, एक्चुअली इसमें रिस्क है भी नहीं ज्यादा, क्योंकि अगर मैं 172 पॉइंट समथिंग पे चला गया हूँ तो पॉइंट में ही तो वेरिएशन होगा, इतना ज्यादा वेरिएशन आपको देखने के लिए जनरल नहीं मिलता। तो इससे पिरामिड मेथड जो किस तरीके से यूज होता है आई थिंक आप समझ चुके हो। ऐसे मतलब मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा आज, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आज मैं कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा मैं, ठीक है। आज जो है हम लोग जो पिछले हम लोगों ने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं फॉर सिंपल इंटरेस्ट, उसकी कुछ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई थिंक समझ गए कि जब मैं ये मेथड जो सिखाऊंगा, तो अगर मैंने फॉर्मूला की जगह पे ये पार्ट यूज किया तो आई थिंक मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की तरफ बढ़ रहा हूँ, बट हमेशा अप्रोक्सीमेशन होगा जरूरी नहीं है, रेयर केसेस में जब वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, क्योंकि अगर मैंने इसका आंसर फॉर्मूला से निकालना चाहा ना तो 107/100 द क्यूब आएगा, और 800 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, p इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 का मतलब होता है 107/100 टू द क्यूब यहाँ पर। तो 107 का क्यूब डिवाइड बाय 100 करना उतना डिफिकल्ट नहीं है, फिर 8 से मल्टीप्लाई करना तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाएगा। 107 का क्यूब 100 10,000 से डिवाइड करके आप 8 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा शायद जो है डिफिकल्ट वहां पर हो सकता है। तो इसीलिए मैं जब फॉर्मूला की जगह पे पिरामिड मेथड यूज करूं तो आई थिंक हम लोग फिर आंसर की क्लोज जाने की कोशिश करेंगे, एकदम एक्यूरेट वैल्यूज है 90% ऑफ केस में मिल जाएगा, 10% ऑफ द केस में आपको नहीं मिलेगा, और जो कि हम लोग को जरूरत भी नहीं, ठीक है। भजन कीर्तन वीर्तन किया है कि नहीं कल आप लोगों ने? मन जो है आप लोग का अशांत लग रहा है, चेहरे पे उदासी छाई हुई है। चलो उनकी तो शादी हुई है, बाकी लोग क्या है वैसे शादी करने के बाद का एक्सपीरियंस? सही है, थर्ड क्लास है। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना पर घर पे। हाँ? चलो ठीक है। कल आप लोग सो गए थे ना, कल रात को अगर जागरण वागरण किए रहते थोड़ा सा एनर्जी रहती बॉडी के अंदर। कल महाशिवरात्रि था ना, क्यों? कल शाम को 6 बजे से आज सुबह 6 बजे तक था। आप लोग तो सो गए कल, फिर सारी एनर्जी जो है वो डाउन हो गई। फिर लेटे हुए जागने से कोई फायदा नहीं, आपको स्ट्रेट होना चाहिए था बैठ के, तब जाके उसका कुछ फायदा।
सब ठीक है। क्या हुआ? नहीं समझा नहीं। हाँ अरे नहीं, करूंगा मैं, ऑर्गेनाइज करूंगा जब थोड़ा मोह माया से मुक्त हो जाऊंगा तब ऑर्गेनाइज करूंगा। क्या? आपको मालूम है जो लोग अपने भूख पे कंट्रोल कर लेते हैं और नींद पे कंट्रोल कर लेते हैं ना, वो हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं लाइफ में। भूख और नींद जो है ना, वो सबसे बड़ा जो है एडिक्शन है। इसलिए योगी जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा बहुत कम से कम टाइम 2.5 आवर 3 आवर के लिए ही सोते हैं दिन में, और खाना जो है वो एकदम अवॉइड कर देते कि जितना कम खा सके उतना कम। क्योंकि क्योंकि वो लोग जो एनर्जी है ना बहुत मिनिमल यूज करते हैं। आपको क्या लग रहा है, आप जो एक्टिविटी कर रहे थे उससे बॉडी की एनर्जी यूज होती है क्या? आप जो अननेसेसरी के थॉट जनरेट करते हो ना दिमाग में, इधर ही बैठे हो पर दुनिया घूम कर आ गए, उससे जो एनर्जी वेस्ट होती है ना आपकी बॉडी में, वो बहुत ज्यादा होती है। और वो लोग वो कुछ भी नहीं करते। ब्रेन को बहुत ज्यादा रेस्ट है। ब्रेन जो रहता है वो आपका 60% ऑफ द एनर्जी जो है खा लेता है। बॉडी जो है, फिजिकल बॉडी जो है, सिर्फ 40% ऑफ द एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करता है। तो अगर आप 60% ऑफ द ब्रेन को एनर्जी दे रहे हो, तो सोचो कितना ज्यादा है वो। और आप करने के लिए कुछ ऐसा काम भी नहीं कर रहे हो कि 60% एक्चुअली आपको देना चाहिए। ठीक है, तो मेडिटेशन क्या, एक रेस्ट का फॉर्म है। आप जो उस स्टेट में रेस्ट करते हो, जो लोग मेडिटेशन करते हो उनको नींद ऑटोमेटिक कम हो जाती है, उनको भूख जो है थोड़ी सी कम लगने लगती है, क्योंकि बॉडी एनर्जी कम यूज कर रहा है। जब बॉडी एनर्जी कम यूज कर रहा है तो उसको सर्वाइवल के लिए एनर्जी ही कम चाहिए। और कुछ ऐसे दिन होते हैं, महाशिवरात्रि, फुल मून डे, चंद्र ग्रहण, ऐसे कुछ दिन होते हैं जिस दिन एनर्जी का अपसर्ज होता है। तो वो लोग उस दिन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो लोग उस दिन का यूज करते हैं और अपनी बॉडी में एक नई एनर्जी जो है जनरेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बॉडी की जो एनर्जी है वो सही जगह पे लेकर जाना, मतलब जो ब्रेन रहता है वो सही डेस्टिनेशन है अपने एनर्जी का, तो वहां पर वो पहुंचाने की कोशिश करते हैं, सो दैट उनकी जो बॉडी है वो फिजिकली बहुत फिट रहे, माइंड जो है एकदम शार्प रहे, हार्ट जो है एकदम सॉफ्ट रहे। ठीक है ना, लोगों के लिए हार्ट सॉफ्ट होना चाहिए, माइंड शार्प होना चाहिए, बॉडी जो है स्ट्रांग होनी चाहिए। तो सारी चीजें क्वालिटीज जो है आपको आती है। तो भूख और नींद, दो चीजों से लोग बहुत ज्यादा ग्रसित है। थोड़ा सा उसके ऊपर काबू करने की कोशिश करें, क्योंकि वो चीजें काबू हो जाएगी तो आप लाइफ में क्या चाहते हो वो दिमाग से आपके कहीं ना कहीं स्टेबल रहेगा। मैं एक्चुअली करता था, मेरा थोड़ा सा शेड्यूल बिगड़ गया है मोह माया के चक्करों की वजह से। मुझे एक्चुअली 2019 दिसंबर से मैं कर रहा हूँ। शुरू शुरू में तो मैं बैठता था तो मेरी कमर बहुत अकड़ जाती थी, फिर धीरे धीरे कमर का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। फिर मैं बैठने के लिए आधा घंटा भी बैठ सकता हूँ पर मेरा पैर फिर सुन्न हो जाता है। फिर जब मैं लॉकडाउन, कोरोना वायरस के टाइम था तो दिन में 2 बार करता था, तो मेरी बॉडी जो है अडेप्ट हो गई थी। फिर धीरे 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 लॉकडाउन खुला, थोड़ा सा मेरा आदत खराब हुआ। पहले मैं 4 बजे तक उठ जाता था, 4 साढ़े 4 बजे। फिर धीरे धीरे आदत खराब हुई मेरी, 7 बजे हो गए, 6 बजे हो गए, फिर रूटीन ही सेट नहीं हो पा रहा है। अब मुझे रूटीन सेट करना है फिर से। मेरा नींद का कोटा 6 घंटे का है। मुझे अपने बॉडी के बारे में पता है, अगर मैं 6 घंटे सो लिया तो मेरा नींद कम। मेडिटेशन करने से क्या होता है ना कि करके आप जो है थोड़ा सा शांत रहते हो, आप जो है सही डिसीजन ले पाते हो, आप किसी से बात करने में हिचकिचाते नहीं हो। आप आप ये नहीं सोचते कि करके सामने वाला आपके बारे में क्या, आप थोड़ा फ्री हो जाते हो, लाइफ को लेकर चिल हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो। ये मत समझना मेडिटेशन करने से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आने वाला है।
मेडिटेशन इज अ कंक्लूजन। ये कंक्लूजन की तरह है कि मेडिटेशन आप उतनी ही अच्छे से कर पाओगे जितनी अच्छे से आप लाइफ जी रहे हो। तो बेटर है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करो, मेडिटेशन अपने आप हो जाएगा। मेडिटेशन एक कॉन्सिक्वेंस है कि करके आप जो है अपनी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छे से जी रहे हो, अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छे लोगों से बात कर रहे हो, सही टाइम पे सो रहे हो, मतलब नींद, बॉडी को एक रेस्ट कंप्लीट कर रहे हो, अननेसेसरी के ड्रामा से बच रहे हो, तो मेडिटेशन ऑटोमेटिकली होगा। तो बोलते हैं ना, जो लोग अच्छे काम नहीं करते वो भले पैसा बहुत ज्यादा कमा ले, ये बहुत कमा ले, वो बहुत कमा ले, बट सुकून की नींद उनको नहीं मिल पाती, क्योंकि माइंड उनका डिस्टर्ब करता है उनको हमेशा। माइंड जो है उनको हमेशा अंदर से खाता रहता है। तो यही वो चीज होती है जिसको आपको कंट्रोल में रखना होता है, शांत रखना होता है। और जब आप लाइफ स्टाइल अपनी चेंज कर लेते हो ना, तो मेडिटेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि बॉडी आपको सपोर्ट कर रही है, माइंड आपका बीच में ही नहीं आ रहा है आपको। वरना मेडिटेशन करने के टाइम पे इतने सारे थॉट्स जनरेट हो जाते हैं कि आप उनको कंट्रोल करने के चक्कर में बस हो जाते हो कि नहीं, हटाओ ऐसे क्या। और कुछ लोग होते हैं कि बस अपनी सांसों पर इतना उनका फोकस हो जाता है कि 4 घंटे 5 घंटे कैसे बीत जाते हैं उनको पता भी नहीं चलता, है ना। हिमालय पे जो योगी है वो पागल लोग थोड़ी ना कि जाके दुनिया को छोड़ छाड़ के बस ऐसे ही नंगे चले गए, बर्फ में बैठे वो लोग बिना कपड़े के। पागल नहीं होता है, कुछ तो उनको ऐसा मिल चुका है ना जो अपने को जिस चीज का आइडिया ही नहीं। और हम लोग यहाँ पर छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ठीक है, अपने शौक जो है धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको शायद कुछ तो ऐसा मिल गया है ना जिसको पाने के बाद उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उनको उनके पास क्या है और क्या नहीं, बस वो अकेले हैं जहाँ पे भी है, मजे में बस। तो उनके पास शायद कुछ तो ऐसा चीज है, तो अपने को एटलीस्ट उस लेवल पे तो नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए। एक मेडिटेशन जो है ना, आप सबको करना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो कोई भी और, अब भी करना चाहिए, क्योंकि जब बुढ़े हो जाओगे तो आप कोने में बैठे रहोगे, माला जाप करते रहो, क्या फायदा, उम्र तो बीत गई ना। तो आप लोगों को ना अभी ये चीजें करनी चाहिए। मेरी लाइफ पे ना, अगर मैं वैसे सोचूं तो अनस्टेबल है, बट वैसे सोचूं तो मैं एकदम चिल हूँ। लाइफ में एडवेंचर है, इंटरेस्टिंग लाइफ है, कब क्या होएगा कुछ ज्यादा पता नहीं, बट मैं चीजों को एंजॉय कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को मैं संभालना जानता हूँ। भले ही मेरे आसपास मेरे फ्रेंड्स, मेरे लोग मेरे से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखें और परेशान हो, वो उनकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं, कि मैंने अपने आप से बहुत ज्यादा कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखा। जस्ट एक सिंपल नॉर्मल लाइफ मुझे वही चाहिए थी और मैं वही चीजें कैरी ऑन कर। बस मेरी जो इंटेंसिटी है, मैं किसी काम को करने में जो मेरी इंटेंसिटी है, मेरी जो एनर्जी लेवल है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, मैं कल रात को बिल्कुल भी नहीं सोया। कल पूरा दिन मेरा उपवास था। और उपवास मेरा वैसा वाला नहीं रहता है कि करके आप दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रह रहे हो। दोपहर को 12 बजे नाश्ता, फ्रूट फ्रूट खाया, फिर उसके बाद बंद, शाम को कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, फ्रूट्स भी नहीं, मतलब 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक कुछ खाना ही नहीं होता। तो वैसे मैंने किया, रात भर में जगा, सुबह मॉर्निंग में आया, 4 लेक्चर ले चुका हूँ, 8 घंटे। और मैं कितने टाइम बैठता हूँ तो आप खुद ही देखते हो, मैं कितना चुप रहता हूँ आप खुद ही समझते हो। तो एनर्जी लेवल, बॉडी लैंग्वेज, एक नींद मेरे ख्याल से आंखों में है पर मुझे पता नहीं चल रहा। वो जब मैं लेट जाऊंगा ना तो मैं मुर्दे की तरह हो जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब सो गया कब उठ गया, पता भी नहीं चलेगा। तो एक लाइफ है ये, इस तरीके से मैं जीना चाहता हूँ, अपनी लाइफ को कंट्रोल रखना चाहता हूँ अपने हाथों में। शायद पैसा नहीं, बट दिमाग में थोड़ा सा ना उसके ऊपर कंट्रोल रखना चाहता हूँ। तो रूटीन में सेट कर रहा हूँ, धीरे धीरे वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसे जो ओकेजन्स रहते हैं ना, मैं इनको छोड़ता नहीं हूँ। तो लाइफ जो है बड़ी सिंपल है, आप अगर सिंपल रखो तो। वरना दिमाग जो है आपको कहाँ से कहाँ, ह्यूमन नेचर ही है कि आप अगर एक एक उंगली दो तो दो मांगेगा, दो दो तो चार, चार दो तो पांच, सब कुछ मांग लेगा, बट वो कभी सेटिस्फाई नहीं। एक्चुअली मुझे ना एक्सपेक्टेशन की नहीं है ज्यादा चीजें। मम्मी बोलती है करके तुझे कुछ गाड़ी वाड़ी का शौक नहीं है, कपड़ों का शौक नहीं है, चीजें नहीं चाहिए तुझे, इसीलिए तू ज्यादा ट्राई नहीं करता कोई चीज को करने के लिए। वो परेशान हो जाते थोड़ा मेरे से, यार तुझे इतना, तू यंग एज में यार कोई सी चीज को तुझको चाहिए ही नहीं। मैं तो नहीं चाहिए ना, मेरी चॉइस है, ठीक है ना, मुझे कोई ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है। यार सबसे अपने, जब आप चीजों से थोड़ा सा दूर होने लगते हो ना, अगर चाहिए तो ले लो, बट नहीं मिलेगा तो आप उसके पीछे टेंशन नहीं लेते हो।
ठीक है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ, पैसा कमाऊंगा, कुछ अपना गाड़ी वाड़ी करें, पर नहीं मिलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज मुझे कंट्रोल नहीं करेगी, वो चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मैं बैठ जाऊंगा अपनी लाइफ को डिस्टर्ब होके। किसी बंदे से मैं कुछ एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, वो मुझे मेरी नीड कंप्लीट नहीं कर रहा है और मैं एकदम अपसेट होके बैठ गया। अरे मोटिवेशन बहुत सिंपल है, देखो लाइफ में मैं वही बोला ना, योगी लोग जो कुछ तो शायद अपने माइंड में है ऐसा जो आपको अचीव करना चाहिए। स्पिरिचुअल गोल, बस ये समझो कि करके मैं उसी पाथ से हूँ कि करके मुझे उन चीजों में थोड़ा सा ऊपर उठना है, चीजों को जाननी है कि वो लोग के पास ऐसा क्या है जो मैं मुझे नहीं है, मुझे चाहिए वो। एक सोर्स ऑफ मालूम, एक सोर्स ऑफ साउंड रहता है, एक गूंगा भी एक सोर्स ऑफ साउंड, एक गूंगा जो साउंड निकालता है ना अपने मुंह से, वो सोर्स ऑफ साउंड है। वो साउंड से आप पूरा दुनिया जो है क्रिएट कर सकते हो, पूरा पूरा जो ब्रह्मांड है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो वही चीज है कि आप जिस टाइप का साउंड निकालते हो तो वैसा आपका बॉडी जो है वाइब्रेट कर रहा है ना, कुछ साउंड से रिलेटेड आपका मतलब कुछ साउंड से आपका बॉडी जो है रिएक्ट करता है। तो इसीलिए वो लोग कुछ पर्टिकुलर चीजें बार बार बोलते हैं, साउंड बार बार निकालते हैं। हाँ, क्योंकि वो कैसा है, उनके बॉडी को वो एकदम स्टेबल रखता है, माइंड को शार्प करता है, जो अपने अपने नर्व्स है उनको एक्टिवेट करता है। बोलते हैं ना 102 नर्व्स रहते हैं अपनी बॉडी में, है ना, वो एक्टिवेट करता है चीजों को। अगर आप ठंडे पानी से नहाओगे तो आपकी बहुत सारी नसें जो है खुल जाती है, मालूम है। तो ये तो नस की बात की मैंने, तो जो अंदर है इंद्रियाएं जो है उनको ओपन कर देता है। वो जितनी ओपन रहेगी आप उतना काम रहोगे, उतना स्टेबल रहोगे, दूसरों से एक्सपेक्टेशन कम रखोगे और दूसरों के रिएक्शन से आपका रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। आपको अगर बात करनी तो आप करोगे, नहीं करनी तो नहीं करोगे, बट सामने वाले के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे कि सामने वाले ने कुछ बोला है तो मैं रिएक्ट कर रहा हूँ। आप अपने क्या बोलते हैं कंट्रोल में रहो। तो सभी लोगों को ना इन सारी चीजों के बारे में सीखनी चाहिए, आपको ऐसा लाइफ स्टेबल बना सकते हैं। वैसे भी देखो, आपको नहीं पता कि लाइफ में आगे जाके आपको लोग कैसे मिलने वाले हैं। शायद हस्बैंड अच्छा मिले बट बच्चा अच्छा नहीं मिलेगा, शायद दोस्त अच्छे मिले तो माँ बाप अच्छे नहीं मिलेंगे, शायद ये नहीं तो वो नहीं तो ऐसा नहीं तो वैसा नहीं, तो आप क्या क्या करते बैठे। बट आप इस पर्सन से उम्मीद लगा सकते हो कि शायद ये बंदा मेरे लिए कुछ करे, बराबर है ना। तो आपने इस पर्सन के लिए क्या किया ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है करके आप इसको एक्टिवेट करने के लिए या इसको अच्छे से स्टेबल करने के लिए आप क्या कर रहे हो। सबसे पहली चीज तो फ्यूल होता है कि आप खाना किस टाइप का खा रहे हो। आप जितना खराब खाना खाओगे उतना आपके माइंड से कंट्रोल से बाहर जाएगा। सबसे पहली चीज तो वही होती है कि आपका खाना। फिर उसके बाद आप किस माहौल में रहते हो, वो सारी चीजें, बट खाना जो है सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैं जो खाना बाहर का अक्सर अवॉइड करता हूँ, खाना जो अक्सर बाहर का पिज्जा बर्गर तो मैं बहुत। कि हाँ, मम्मी बोल रही है कि वो लड़का 2 लाख कमा रहा है महीने का। हाँ वो समझ गया, पैकेज लग गया, बढ़िया सी लड़की मिल गई उसको और तू यहाँ कुआरा बैठा है अभी तक। मैं अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ आपको। तो उसका ठीक है, देखो वो है ना, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो सही। मम्मी पापा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही बोल रहे हैं। तो फिर बाकी जो दोस्त है वो तो जस्ट आपके ऊपर है, थोड़ा सा आप अपने ऊपर कंट्रोल रखोगे तो आप सुनोगे, शायद रिएक्ट करोगे बट बाद में नहीं सोचोगे। कुछ लोग रहते हैं ना कि उस टाइम पे मैंने कुछ नहीं बोला बट बाद में जाके आप सोचने लग जा रहे हो। या तो ऐसे कि उधर ही बोल जाए कि यार मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और बाद में आप सोच रहे हो, या तो उसी टाइम पे आप रिएक्ट ही मत करो। मैटर करता है कि आप बाद में जब अकेले जा रहे हो, चलो उस टाइम के लिए आपको बुरी लग भी जाएगी आपके पास, बट बाद में आपने कैसे उसको अपनी लाइफ में कंटिन्यू किया, शायद ये सोच कर कि चलो यार मुझे कुछ करना चाहिए, शायद मैं इस एज में होना तो मुझे कुछ चीजें, जैसे मम्मी बोलती कि करके तू पैसा कमाने पे थोड़ा ध्यान दे,
तो मैं पैसे कमाने पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बट मैं अपने रूटीन पे ध्यान दे रहा हूँ कि मुझे जल्दी उठना है, अच्छा खाना खाना है, मेरा माइंड स्टेबल रहेगा तो मैं ज्यादा अच्छी चीजों में इन्वॉल्व रहूंगा। मतलब मैं पैसा कमाने में फोकस नहीं कर रहा हूँ। उनका मेन मोटिव क्या है कि आप जो कुछ करो, एक्टिविटी करो। ऐसा जो है, देखो आप कभी भी आपके आगे हमेशा एक बंदा होगा जो आपसे ज्यादा कमा रहा होगा, हमेशा। कंपैरिजन आप हमेशा डेड एंड तक होता रहेगा वो। तो आप उस कंपैरिजन को अभी के लिए कैसे यूज कर रहे हैं, बस ये मैटर करता है। कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा कंट्रोल में रखूं। अगर मैं कंट्रोल में हूं ना तो मैं हैप्पी हूँ। भले मैं कम कमा रहा हूँ, ज्यादा कमा रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर मैं कंट्रोल में ही नहीं हूँ, मैं उठ रहा हूँ 8-8 9-9 बजे, कुछ भी खा ले रहा हूँ, चलो अभी 8 बजे ऑफिस जाना है, मैं 7:30 बजे उठ के ऑफिस जा रहा हूँ, फिर वो बोरिंग लगने लगती है, अनइंटरेस्टिंग लगने लगती है। बट अगर मैं 4 बजे उठ रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहा हूँ, अपने खुद की मर्जी से, और फिर काम पे भी जब आप जाओगे ना तो खुद की मर्जी से चीजें करोगे। कल मैं पूरा रात जागा, फिर भी मैं आज लेक्चर लेने के लिए आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में है आज। अगर वो सोचो मेरा पैर बहुत दर्द करता है या मैं अनफिट रहता, तो सोचो मैं अपने आप को कितना परेशान कर रहा हूँ। यार पैर दर्द कर रहा है, मैं कैसे, कितना मैं तकलीफ में हूँ। तो आप अपने आप को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हो बजाय दूसरे लोगों को। तो बस आप अपने आप को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। दूसरे लोग आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, वो लाइफ का चलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ लोग आपको सिखाएंगे, कुछ लोग आपको सिखाएंगे, आपको सब लोग आपको कुछ ना कुछ सिखाते ही हैं। तो सब बिल्कुल भी डोंट वरी रहोगे। नहीं, इतना भी स्टेबल नहीं है। तो आपका रिएक्शन होता है कि करके आपने किस तरीके से रिएक्ट किया कि वो बार बार पॉइंट करने का मौका मिल रहा है क्या क्या उसको। ये इसी को बोलते हैं कि माइंड कंट्रोल रखना। कि आपने उस टाइम पे रिएक्ट नहीं किया और बाद में सोचने लगे, तो बेटर है कि आप उस टाइम पे रिएक्ट कर दो, बाद में सोचो ही मत। पर आप बाद में तो डिस्टर्ब नहीं हो ना, आप तो डिस्टर्ब नहीं हो ना बाद में। नहीं, वो सेल्फिशनेस नहीं हो गया, वो ऐसा हो गया ना कि करके मुझे बाद में ये टॉपिक पे मुझे बात नहीं करनी, तो बेटर है कि आप अवॉइड करो। अगर आप नेक्स्ट टाइम ये चीज को लेकर आओगे बीच, तो फिर जो है मेरा रिएक्शन जो है जरूर होगा। आपको सामने वाले को लिमिटेशन लगाना जरूरी होता है। देखो हम लोग कोई संत महात्मा नहीं कि हम लोग का हर डिसीजन एकदम राइट होगा, बट बेटर है कि करके आप डिस्टर्ब ना हो ऐसी चीज से आपको। मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप वही काम करो जिससे आपको खुशी मिले। अगर नहीं खुशी मिल रही है तो बेटर है कि ना करो, क्योंकि उससे आप खुद को प्रॉब्लम पहुंचाओगे और सामने वाले को भी प्रॉब्लम आप पहुंचाओगे। तो बेटर है कि आप अवॉइड कर दो, अवॉइड नहीं कर पा रहे तो क्लियर कट बातें कर दो, खत्म कर दो बात। बट उस जगह से निकल जाओ जहाँ से चीजें आपको बार बार डिस्टर्ब करे, या फिर अपने को स्टेबल करने के वेज ढूंढो। एंगेज करो जगह पे, ऐसी जगह पे रहो जहाँ पर दूसरे लोग आते ही नहीं है। जाओ ऐसी जगह पे एक्सरसाइज करो, घूमो फिरो, वहां पे वैसे लोग आएंगे ही नहीं, खत्म बात नेगेटिविटी की। तो आज का जो भाषण सभा है वो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और ज्ञान के साथ हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए ये सभा जो है स्थगित की जाती है। सबको टेक केयर एंड गुड नाइट। चलो चलो जा सकते हो आप लोग।